दोस्तों स्क्रीन पर आपको ये डॉट दिखाई दे रहा होगा। देखने से आपको लग रहा होगा कि शायद ये कोई स्टार है, बट दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कोई स्टार नहीं है, बल्कि ये है प्लूटो। दोस्तों ये तो हम जानते ही हैं कि प्लूटो सन से बहुत दूर है। प्लूटो वहाँ है जहाँ हमारा सोलर सिस्टम खत्म हो जाता है और काइपर बेल्ट स्टार्ट हो जाती है, यानी प्लूटो काइपर बेल्ट के अंदर है। तो एक्चुअली ये इतना दूर है कि आजकल के मॉडर्न टेलीस्कोप्स भी इसकी इमेजेस को सही से कैप्चर नहीं कर पाते। इनफैक्ट हबल टेलीस्कोप, जो कि नासा का अब तक का मोस्ट सक्सेसफुल टेलीस्कोप रहा है, वो भी प्लूटो को सही से नहीं देख पाता। हबल टेलीस्कोप को 1990 में लॉन्च किया गया था और फिर 1994 में उसने प्लूटो की कुछ ऐसी इमेजेस ली। अब इन तस्वीरों में आप देख सकते हो कि प्लूटो कितना फजी है और इसका कलर तक भी सही से नहीं दिख पा रहा। तो ऐसे में साइंटिस्ट को प्लूटो को स्टडी करने में दिक्कत होने लगी और उन्हें ये लगने लगा कि अगर उनको प्लूटो को अच्छे से स्टडी करना है तो उन्हें प्लूटो पर एक स्पेशल स्पेसक्राफ्ट भेजना पड़ेगा। तो यही सब सोचकर वो एक स्पेशल स्पेसक्राफ्ट को डिजाइन करते हैं जिसका नाम था न्यू होराइजन्स। दोस्तों लास्ट टाइम मैंने प्लूटो पर एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने प्लूटो के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। उस वीडियो में हमने जाना था कि प्लूटो कैसे डिस्कवर हुआ और प्लूटो को प्लैनेट्स की लिस्ट से आखिर क्यों हटाया गया। खैर प्लूटो के बारे में तो हमने बहुत कुछ डिस्कस कर ही लिया था, लेकिन एक चीज जो मैंने उस वीडियो में नहीं बताई थी वो थी प्लूटो तक पहुंचने की कहानी, यानी कैसे न्यू होराइजन्स को बनाया गया और कैसे उसे प्लूटो तक भेजा गया। दोस्तों न्यू होराइजन्स अब तक का इकलौता ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो कि प्लूटो पर गया। न्यू होराइजन्स को जनवरी 2006 में लॉन्च किया गया था, जो कि प्लूटो पर जुलाई 2015 में पहुंचा, यानी उसको प्लूटो तक पहुंचने में पूरे 9 साल लगे थे। और अपने इस 9 साल के लंबे सफर में उसने क्या देखा और उसके साथ क्या हुआ, यही है हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक, जो कि हमारी प्लूटो सीरीज का पार्ट 2 है। तो हमेशा की तरह ये वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होगा, इसीलिए इसको एंड तक देखते रहना। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि प्लूटो सभी प्लैनेट से ज्यादा दूर है, तो यही वजह है कि प्लूटो का ऑर्बिट सबसे बड़ा है और इसको सन के गिर्द एक कंप्लीट चक्कर लगाने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। दोस्तों प्लूटो अपना एक ऑर्बिट 248 सालों में कंप्लीट करता है और ये वाकई में बहुत लंबा पीरियड है। इसे मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊं तो कुछ यूं होगा कि प्लूटो जिस जगह पर आज मौजूद है तो ये सेम उसी जगह पर लास्ट टाइम 248 साल पहले था। यानी जैसे अभी 2000 का टाइम चल रहा है, तो अगर हम 248 साल पीछे जाएं तो वो टाइम 1700 का था और ये वो टाइम था जब कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी। उस टाइम ना तो कोई कैमरा था, ना फोन था और इवन के उस टाइम कोई बल्ब तक भी नहीं था। लोग उस टाइम लालटेन लेकर घुमा करते थे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दुनिया का सबसे पहला कैमरा 1816 में इन्वेंट हुआ था, सबसे पहला फोन 1876 में, और अगर बात करें बल्ब की तो सबसे पहला बल्ब 1879 में इन्वेंट हुआ था। तो अब अगर हम गौर करें तो ये जितने भी इन्वेंशंस हैं ये सब के सब 1800 के बाद के हैं। इसके अलावा सबसे पहली बाइक 1817 में बनी थी और सबसे पहली कार 1886 में, यानी मोस्ट ऑफ द इन्वेंशंस 1800 के बाद होना शुरू हुए थे। तो इसका मतलब प्लूटो जिस जगह पर आज है तो लास्ट टाइम ये सेम उसी जगह पर तब था जब कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी और लोग लालटेन लेकर घूमते थे। दोस्तों प्लूटो पहली बार 1930 में डिस्कवर हुआ था और उस टाइम से लेकर अब तक प्लूटो ने अपना आधा ऑर्बिट भी कंप्लीट नहीं किया और हमने उस पर आज स्पेसक्राफ्ट्स भी भेज दिए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि दुनिया कितनी जल्दी डेवलप हुई है और ह्यूमन माइंड कितना पावरफुल है। तो चलो अब ज्यादा बातें नहीं करते और टॉपिक पर वापस आते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें प्लूटो पर स्पेसक्राफ्ट भेजने की तो ये कहानी शुरू हुई थी 1989 से, क्योंकि 1989 तक सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स पर कोई ना कोई स्पेसक्राफ्ट भेजा जा चुका था, लेकिन प्लूटो पर अभी तक कोई भी स्पेसक्राफ्ट नहीं गया था। तो 1989 से ही साइंटिस्ट को ये लगने लगा कि उन्हें प्लूटो पर भी एक स्पेसक्राफ्ट भेजना चाहिए ताकि वो प्लूटो को भी अच्छे से स्टडी कर सकें। खैर प्लूटो पर जाने का ख्याल तो साइंटिस्ट का बहुत पहले से ही था, लेकिन उनकी प्लूटो पर जाने की इस ख्वाहिश में इजाफा तब हुआ जब अमेरिका ने प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन की स्टैंप्स को रिलीज किया। दोस्तों अमेरिका ने ये स्टैंप्स 1991 में रिलीज की थी, जिनमें सभी प्लैनेट्स और उन पर भेजे गए स्पेसक्राफ्ट्स को भी दिखाया गया था। तो उस टाइम प्लूटो की कोई भी इमेज नहीं थी, लेकिन फिर भी अमेरिकन पोस्टल सर्विस ने एक पेंटर को बुलवाकर प्लूटो की एक फर्जी पेंटिंग बनवाई, जिसके नीचे उन्होंने प्लूटो का नाम लिखा और साथ ही लिख दिया नॉट येट एक्सप्लोर्ड। जहां सभी प्लैनेट्स के नीचे उन पर भेजे गए स्पेसक्राफ्ट्स का नाम मेंशन था, वहीं प्लूटो के नीचे नॉट येट एक्सप्लोर्ड लिखा था। तो यही वजह थी कि स्टैंप को देखकर साइंटिस्ट में और
बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होने लगी और उन्हें ये लगने लगा कि अब उन्हें प्लूटो को भी एक्सप्लोर करना चाहिए ताकि वो प्लूटो की इस नकली इमेज की जगह असली इमेज को लगा सकें और उस पर भेजे जाने वाले स्पेसक्राफ्ट को भी मेंशन कर सकें। अब दोस्तों मजे की बात यह है कि साल 1989 में नेपच्यून पर भी वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट को भेजा जा चुका था, लेकिन अभी तक साइंटिस्ट के पास प्लूटो की एक भी इमेज नहीं थी। प्लूटो की पहली इमेज भी 1994 में हबल टेलीस्कोप की वजह से देखने को मिली और ये इमेज भी कुछ खास नहीं थी। दोस्तों ये तो हम जानते ही हैं कि प्लूटो की फर्स्ट इमेज सबसे पहले हबल टेलीस्कोप ने 1994 में ली थी, क्योंकि उससे पहले प्लूटो की सबसे क्लियर इमेज ये थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो प्लूटो की इमेज है ही नहीं, ये तो स्टार्स की इमेज है। तो जी हाँ, ये स्टार्स की ही इमेज है, लेकिन इस इमेज के अंदर ये वाला स्टार प्लूटो है, बिकॉज प्लूटो इतना दूर है कि पहली बात हम इसे किसी नॉर्मल टेलीस्कोप से देख ही नहीं सकते। अगर हम इसे देखना ही है तो उसके लिए हमें एक लार्ज अपर्चर टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उस लार्ज टेलीस्कोप से भी प्लूटो हमें सिर्फ एक स्टार की तरह ही दिखाई देगा, जिसे ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो यही सब चीजें साइंटिस्ट को परेशान करने लगी और उन्हें ये लगने लगा कि अब वक्त आ चुका है कि प्लूटो पर भेजने के लिए उन्हें एक स्पेशल स्पेसक्राफ्ट को डिजाइन करना चाहिए। तो यही सब सोचकर वो नासा से एक न्यू स्पेसक्राफ्ट बनाने की अपील करते हैं और फिर फाइनली 2001 में नासा न्यू होराइजन्स मिशन को प्लूटो पर जाने के लिए अप्रूव भी कर देता है। खैर न्यू होराइजन्स को 2001 में ही प्लूटो पर जाने के लिए अप्रूव कर दिया गया था और फिर कई सालों तक काम करने के बाद जब न्यू होराइजन्स बन गया तो उसे 2006 में प्लूटो पर जाने के लिए लॉन्च किया गया। दोस्तों न्यू होराइजन्स को 19 जनवरी 2006 को लॉन्च किया गया और ये उस टाइम का सबसे फास्टेस्ट स्पेसक्राफ्ट था। इसकी स्पीड एक जेट लाइनर से भी 50 गुना ज्यादा थी और ये इतना फास्ट था कि इसने मून के ऑर्बिट को भी सिर्फ 9 घंटों में ही क्रॉस कर लिया था। डॉक्टर एलन स्टर्न जो कि इस मिशन को लीड कर रहे थे, उनका ये कहना था कि न्यू होराइजन्स वाकई में बहुत फास्ट था, क्योंकि जब वो छोटे थे तो चांद पर अपोलो मिशंस को जाने के लिए भी पूरे 3 दिन लगते थे, लेकिन वहीं न्यू होराइजन्स को सिर्फ 9 घंटे लगे, जो कि एक अमेजिंग स्पीड थी। खैर न्यू होराइजन सिर्फ 9 घंटों में ही मून के ऑर्बिट को क्रॉस कर लेता है और उसके ठीक 4 महीने बाद वो मार्स के ऑर्बिट को भी क्रॉस करके जुपिटर की तरफ निकल पड़ता है। दोस्तों जब वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था तो उसे नेपच्यून तक पहुंचने में पूरे 12 साल लगे थे, लेकिन वहीं अगर हम न्यू होराइजन्स को देखें तो न्यू होराइजन्स प्लूटो पर सिर्फ 9 साल में ही पहुंच गया था, जबकि प्लूटो तो नेपच्यून से भी ज्यादा दूर है। अब न्यू होराइजन्स प्लूटो पर इतनी जल्दी कैसे पहुंचा, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन था और वो रीजन और कुछ नहीं बल्कि जुपिटर था। दोस्तों जब न्यू होराइजन्स मार्स का ऑर्बिट क्रॉस करके जुपिटर के पास पहुंचा तो उसने जुपिटर की ग्रेविटी का यूज करके एक स्लिंगशॉट क्रिएट किया, जिससे उसकी स्पीड 20% बढ़ गई और उसका सफर 3 साल और कम हो गया। यानी जहां उसे प्लूटो पर 12 साल में पहुंचना था, वहीं उसने जुपिटर की ग्रेविटी का यूज किया और 12 साल की बजाय सिर्फ 9 साल में ही प्लूटो पर पहुंच गया। खैर टॉपिक पर वापिस आते हैं। दोस्तों जब न्यू होराइजन्स जुपिटर के ऑर्बिट में पहुंचा तो उसने जुपिटर और उसके 4 सबसे बड़े मून्स की पिक्चर्स भी ली, जो है गैनीमीड, आयो, यूरोपा और कैलिस्टो। ये चारों मून्स जुपिटर के सबसे बड़े मून्स हैं, तो इसीलिए ये बहुत ही खास हैं। इन सभी मून्स की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसे मैंने अपनी इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। इस वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे गैलीलियो नाम के एक स्पेसक्राफ्ट को बनाया गया और कैसे इन मून्स को स्टडी किया गया। तो अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरी जुपिटर वाली प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, वहाँ आपको ये वीडियो मिल जाएगा। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी जुपिटर सीरीज को शुरू से देखो, क्योंकि तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। तो चलो अब टॉपिक पर वापिस आते हैं। दोस्तों न्यू होराइजन्स ने जुपिटर के साथ साथ इन सभी मून्स की पिक्चर्स ली और उसके बाद वो जुपिटर के ऑर्बिट से भी निकल गया और जैसे ही न्यू होराइजन्स जुपिटर के ऑर्बिट से बाहर निकला तो इसको हाइबरनेशन मोड पर स्विच कर दिया गया। अब ये हाइबरनेशन क्या है? वेल, अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हो तो आपको हाइबरनेशन के बारे में पता होगा, लेकिन अगर फिर भी नहीं पता तो मैं समझा देता हूँ। दोस्तों हाइबरनेशन एक्चुअली एनिमल्स में होता है। जब ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है तो कुछ एनिमल्स अपने आप को उस ठंड से बचाने के लिए गहरी नींद में चले जाते हैं, जिसे कहा जाता है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन की वजह से बॉडी का टेम्परेचर काफी गिर जाता है और बॉडी के सारे केमिकल प्रोसेस स्लो हो जाते हैं, जैसे दिल की धड़कन और ब्लड फ्लो वगैरह वगैरह। हाइबरनेशन के चलते ना ही एनिमल्स को ज्यादा भूख लगती है और ना ही उन्हें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से वो सर्दियों में ज्यादा से ज्यादा सरवाइव कर पाते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला कि न्यू होराइजन्स को हाइबरनेशन मोड पर स्विच कर दिया गया था, तो इसका मतलब यही था कि न्यू होराइजन्स की सारी पावर ऑफ करके उसको स्लीप पर लगा दिया गया था, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी और फ्यूल सेव कर सके और प्लूटो तक पहुंचने में उसे कोई भी दिक्कत ना आए। जब न्यू होराइजन्स को हाइबरनेशन मोड पर लगाया गया तो ये हफ्ते में सिर्फ एक बार ही अर्थ पर सिग्नल भेजता था, वो भी इसलिए कि ये पता लगाया जा सके कि ये काम भी कर रहा है या नहीं। दोस्तों न्यू होराइजन्स ने जुपिटर के ऑर्बिट को 2007 में क्रॉस किया था और जुपिटर के ऑर्बिट से निकलने के बाद इसने 2008 में सैटर्न, 2011 में यूरेनस
और 2014 में नेपच्यून के ऑर्बिट को भी क्रॉस कर लिया। मजे की बात यह है कि जब ये इन तीनों के ऑर्बिट से गुजरा तो इसने इन तीनों की एक भी पिक्चर नहीं ली, और वो इसलिए कि जब न्यू होराइजन्स इनके ऑर्बिट से गुजरा तो ये अपने ऑर्बिट में बहुत ही दूर थे। जब न्यू होराइजन सैटर्न के पास से गुजरा तो सैटर्न 1.42 बिलियन किलोमीटर दूर था। ऐसे ही यूरेनस 2.97 बिलियन किलोमीटर, और रही बात नेपच्यून की तो नेपच्यून 4.43 बिलियन किलोमीटर दूर था। तो यही वजह थी कि न्यू होराइजन्स इनमें से किसी भी प्लेनेट की पिक्चर को कैप्चर नहीं कर पाया और जुपिटर से वो सीधा प्लूटो पर ही गया। दोस्तों, न्यू होराइजन्स पूरे 9 साल तक सफर में रहा और अपने 9 साल के इस लंबे सफर के बाद आखिरकार वो काइपर बेल्ट में पहुंच गया। दोस्तों, प्लूटो काइपर बेल्ट के अंदर है और काइपर बेल्ट में न्यू होराइजन्स 2015 में पहुंचा। 14 जुलाई 2015 ये वो दिन था जब न्यू होराइजन्स प्लूटो के सबसे करीब था। उसने प्लूटो के पास जाकर उसकी बहुत सारी इमेजेस ली और ह्यूमन हिस्ट्री में ये पहली बार था कि प्लूटो की इतनी क्लियर इमेजेस को देखा जा रहा था। और तो और जब न्यू होराइजन्स ने प्लूटो के पास से फ्लाई बाय किया तो उसने प्लूटो की एक वीडियो भी रिकॉर्ड की जो कि कुछ ऐसी दिखती थी। इस वीडियो को नासा के ऑफिशियल चैनल से डाउनलोड किया गया है और इसमें आप देख सकते हो कि प्लूटो की हर एक चीज कितनी क्लियर दिख रही है। इसमें प्लूटो का कलर दिख रहा है, उस पर जमी हुई बर्फ दिख रही है और इवन के प्लूटो की माउंटेन्स को भी इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है। नासा के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी और इस अचीवमेंट के बाद डॉक्टर एलन स्टर्न और उनकी टीम ने प्लूटो का 1991 वाला एक बड़ा सा स्टैंप उठाया और उस पर लिखा नॉट येट को कट कर दिया, जो बना प्लूटो एक्सप्लोर्ड। दोस्तों, 2015 में प्लूटो को एक्सप्लोर किया गया था और फिर उसके अगले ही साल यानी 2016 में यूएस पोस्टल सर्विस ने प्लूटो का एक न्यू स्टैंप भी रिलीज किया जिसमें प्लूटो की असली इमेज को लगाया गया और साथ ही न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट का फोटो भी अटैच कर दिया गया, जो कि वाकई में एक बहुत बड़ी बात थी। दोस्तों, न्यू होराइजन्स ने प्लूटो की इमेजेस तो ले ली थी, लेकिन इसको सिर्फ प्लूटो की इमेजेस लेने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। इसको इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि ये प्लूटो के साथ साथ उसके मून्स की भी इमेजेस ले सके और खास तौर पर कैरन की इमेजेस, क्योंकि दोस्तों ये मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि कैरन प्लूटो का सबसे बड़ा चांद है जो कि साइज में प्लूटो का आधा बनता है। अब ये काफी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि किसी भी प्लेनेट का चांद इतना बड़ा नहीं है कि वो अपनी पेरेंट बॉडी का ही आधा बन जाए। तो प्लूटो का मून कैरन हमारे सोलर सिस्टम का इकलौता ऐसा चांद है जो कि साइज में अपने प्लेनेट से आधा है। कैरन की ग्रेविटी प्लूटो पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है जिसकी वजह से प्लूटो और कैरन दोनों ही एक दूसरे के गिर्द घूमते रहते हैं। खैर, कैरन के बारे में बताने को और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, जब न्यू होराइजन्स प्लूटो के पास पहुंचा तो उसने कैरन के साथ साथ प्लूटो के बाकी 4 मून्स की भी इमेजेस ली। न्यू होराइजन्स 14 जुलाई को प्लूटो के सबसे क्लोज था और अपनी क्लोजेस्ट अप्रोच में भी ये प्लूटो से पूरे 2.3 मिलियन किलोमीटर दूर था। न्यू होराइजन्स के अंदर टेलीस्कोपिक कैमरास को फिट किया गया था जो कि बहुत दूर से ही इमेजेस को कैप्चर करने की एबिलिटी रखते थे। यही वजह थी कि न्यू होराइजन्स प्लूटो की इतनी क्लियर इमेजेस को कैप्चर कर पाया और साथ ही वो प्लूटो के मून्स की इमेजेस को भी ले पाया। तो ये है प्लूटो के मून्स की वो इमेजेस जो न्यू होराइजन्स ने ली थी। पहले नंबर पर कैरन है जो कि सबसे बड़ा है, सेकंड निक्स है जो कैरन से छोटा है, निक्स से छोटा फिर हाइड्रा है, हाइड्रा से छोटा कैरबरस है और आखिर में सबसे छोटा है स्टिक्स। तो ये सब इमेजेस बिल्कुल रियल है जो कि न्यू होराइजन्स ने प्लूटो के पास जाकर ली थी। कैरन की इमेज तो काफी क्लियर है लेकिन बाकी मून्स की इमेजेस काफी ब्लर है क्योंकि एक तो ये काफी छोटे थे और ऊपर से ये काफी दूर भी थे, तो इसीलिए न्यू होराइजन्स इनकी इमेजेस को सही से कैप्चर नहीं कर पाया। दोस्तों, न्यू होराइजन्स का मेन ऑब्जेक्टिव प्लूटो और उसके मून्स की पिक्चर्स लेना था जो कि उसने अब कंप्लीट कर लिया था। तो अब सवाल ये है कि अपना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने के बाद न्यू होराइजन्स के साथ क्या हुआ? तो दोस्तों, इसका जवाब है कि जब न्यू होराइजन्स ने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया तो साइंटिस्ट ने उसका मिशन एक्सटेंड कर दिया और उसे काइपर बेल्ट के और अंदर भेज दिया ताकि वो काइपर बेल्ट में मौजूद ऑब्जेक्ट्स को स्टडी कर सके। दोस्तों, न्यू होराइजन्स ने प्लूटो को 2015 में स्टडी किया था और फिर ठीक 4 साल बाद यानी 2019 में वो एक और ऑब्जेक्ट के पास पहुंचा जिसको साइंटिस्ट ने नाम दिया अल्टीमा थ्यूल। साइंटिस्ट का ये कहना था कि उन्होंने आज तक इतनी अजीब चीज नहीं देखी। इसे देखने से ऐसा लगता है जैसे 2 लेंसेज को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया हो। खैर, पहले तो इसका नाम अल्टीमा थ्यूल था लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके एरोखोड रख दिया गया। अगर आप गूगल पर इन दोनों में से कोई भी नेम लिखकर सर्च करोगे तो ये ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अल्टीमा थ्यूल अब तक का मोस्ट डिस्टेंट टारगेट है लेकिन न्यू होराइजन्स को और आगे भेज दिया गया ताकि वो काइपर बेल्ट में और चीजों को भी डिस्कवर कर सके। न्यू होराइजन्स आज भी काइपर बेल्ट
में है और आज भी वो अपना आगे का सफर तय कर रहा है। ना जाने उसका ये सफर और कितना लंबा होगा और ना जाने वो आगे और किन किन चीजों को देखेगा। अब दोस्तों आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, जैसे न्यू होराइजन्स अगर काइपर बेल्ट में है तो उसे एनर्जी कहाँ से मिलती है, क्योंकि काइपर बेल्ट में तो सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। उसके अलावा काइपर बेल्ट में मौजूद चीजों के बीच क्या इतना डिस्टेंस है कि न्यू होराइजन्स को प्लूटो से एरोखोर तक जाने में पूरे 4 साल लग गए। तो आई थिंक मुझे इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, जो कि हमारी प्लूटो सीरीज का पार्ट 3 होगा। उस वीडियो में हम प्लूटो की कुछ बातें और जानेंगे और काइपर बेल्ट के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अगर प्लूटो का पार्ट 3 आ चुका है तो वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और अगर वो अभी तक नहीं आया तो ऊपर लेफ्ट साइड पर आपको प्लूटो का पार्ट 1 दिख रहा होगा और राइट साइड पर जुपिटर का। चाहो तो इन्हें देख लो, नहीं तो नीचे किसी भी रैंडम वीडियो पर क्लिक कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।